स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में पीएससी के एग्जाम के लिए पीओ गाइड पार्ट 2 का फुल रिवीजन हम करने वाले हैं। तो जितना भी पीओ गाइड पार्ट 2 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ से पीओ गाइड 2 का रिविजन हो जाएगा और साथ में अच्छे से आप इसको करके जाते हैं 7 से 8 क्वेश्चन जो है पीओ गाइड पार्ट 2 के यहाँ से आने वाले हैं। तो आप इसको अच्छे से करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स। विदेशी डाक लेखों की श्रेणियों की बात करें तो इनकी दो कैटेगरीज हैं, एक लेटर पोस्ट है और दूसरी पार्सल पोस्ट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स विदेशी डाक लेखों की कितनी श्रेणियां हैं। तो ध्यान रखना दो श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? लेटर पोस्ट और दूसरी है आपके पास पार्सल पोस्ट। अगला चलते हैं, इन यूपीयू ऑल मेंबर कंट्रीज आर ट्रीटेड एज सिंगल पोस्टल टेरिटरी फॉर रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लेटर पोस्ट आइटम। अब यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में क्या किया जाता है, जितने भी सदस्य देश हैं यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जितने भी देश शामिल हैं उन सभी को क्या माना जाता है? सिंगल पोस्टल टेरिटरी माना जाता है। क्यों माना जाता है? फॉर रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स, पत्र डाक मदों के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए इसको सिंगल पोस्टल टेरिटरी माना जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे पार्सल नहीं है, केवल लेटर पोस्ट आइटम्स के रेसिप्रोकल एक्सचेंज के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी को सिंगल पोस्टल टेरिटरी माना जाएगा। आगे चलते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट ग्रांटेड थ्रू दी टेरिटरी ऑफ यूनियन। अब यहाँ पे संघ का जितना भी क्षेत्र होगा उसके माध्यम से आपको किस चीज़ की गारंटी प्रोवाइड करवाई जाती है? फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट की, पारगमन की, स्वतंत्रता की गारंटी आपको दी जाती है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो भी यूनियन की टेरिटरी है, ठीक है, ये संघ का जो भी क्षेत्र है उसके माध्यम से आपको किस चीज़ की गारंटी दी जाती है? फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट, पारगमन की, स्वतंत्रता की गारंटी आपको दी जाती है। एक्सचेंज ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स गवर्नड बाय यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन। अब जो भी आपके इंश्योर्ड आर्टिकल्स होते हैं, बीमित लेख होते हैं, उनको किसके द्वारा शासित किया जाता है? इनके उनका जो आदान प्रदान किया जाता है वो किसके नियंत्रण में रहता है? यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के माध्यम से उसको शासित किया जाता है। उसी तरह से आपके जो मनी ऑर्डर हैं, पोस्टल ऑर्डर हैं, सीओडी आइटम्स हैं, इनको किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है? स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट के माध्यम से, विशेष द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से इनके आदान प्रदान को नियंत्रित किया जाता है। तो इंश्योर्ड आर्टिकल्स होंगे यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन, ठीक है, इसके माध्यम से इनका आदान प्रदान नियंत्रित किया जाएगा। मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और सीओडी आइटम्स को स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट के माध्यम से इनका जो आदान प्रदान है तो किसके माध्यम से? स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट के माध्यम से गवर्न किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। स्पेशल अरेंजमेंट्स विद फ्यू कंट्रीज फॉर एक्सचेंज ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स। अब कुछ देशों के साथ क्या है? स्पेशल अरेंजमेंट्स है, ठीक है, विशेष व्यवस्थाएं हैं। और कौन कौन से देशों के साथ है? भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। तो डाक लेखों के आदान प्रदान के लिए कुछ देशों के साथ विशेष व्यवस्थाएं, और वो कौन कौन से देश हैं? भूटान है, बांग्लादेश और नेपाल। ये तो क्योंकि हमारे पड़ोसी देश भी हैं। आगे चलते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें, यूपीयू की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसकी फॉर्मेशन की बात करें, कब इसकी स्थापना हुई? 9 अक्टूबर 1874। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीयू की स्थापना कब हुई? 9 अक्टूबर 1874 को हुई। हेडक्वार्टर की बात करें, वर्न, स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं, टोटल कंट्रीज की बात करें 192 इसमें देश शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें शुरू वाले आपने 10-12 देश जो है वो जरूर एक बार गूगल से पढ़ के जाने हैं। वर्ल्ड पोस्ट डे क्या कब मनाया जाता है? जब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई, जिस दिन हुई उसी दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को, क्योंकि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना जो है 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी। इंडिया ज्वाइंड यूपीयू 1 जुलाई 1876। तो जितनी भी डेट्स याद करनी है, फुल डेट याद करनी है विद मंथ, विद उसकी जो तारीख है वो साथ में याद कर लेनी है। तो भारत जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में कब शामिल हुआ? 1 जुलाई 1876 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई भारत उस समय इसका सदस्य नहीं था, बाद में इसका सदस्य बना। कब बना? 1 जुलाई 1876 को बना।
अगला चलते हैं आगे, आपके पास APPU, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिश्ड ऑन 1961, इसकी जो स्थापना है 1961 में हुई, विद हेडक्वार्टर एट मनीला फिलीपींस। तो 1961 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, मनीला फिलीपींस में। अब ऐसा क्यों है कि जब इसकी स्थापना हुई समय इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बैंकॉक थाईलैंड में है। और कब से वहाँ पे है, 2002 से। तो जब इसकी शुरुआत हुई 1961 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, मनीला फिलीपींस में था। फिर उसके बाद बैंकॉक थाईलैंड में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। कब किया गया, 2002 में। और भारत जो है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में 1973 में जुड़ा। और इसमें टोटल जो कंट्रीज़ हैं 32, और ये 32 आपको कंट्रीज़ अच्छी तरह से करके जानी है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। आगे चलते हैं, एरोग्राम्स कम्स अंडर लेटर पोस्ट, क्योंकि हमने ऊपर किया कि जो फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं दो ही उनकी श्रेणियां हैं, एक कौन सी है, लेटर पोस्ट, और दूसरी है पार्सल पोस्ट। अब जो एरोग्राम होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, किस कैटेगरी के अंडर आ जाएंगे, एरोग्राम्स कम्स अंडर लेटर पोस्ट कैटेगरी, पत्र डाक की श्रेणी के अंतर्गत ये आ जाते हैं। नो कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी इन सरफेस पोस्ट, और इनकी सतह डाक में कोई भी संबंधित श्रेणी नहीं है, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी नहीं है। यानी कि एरोग्राम जो होते हैं केवल एयर ट्रांसमिशन के लिए ही बनाए जाते हैं। सरफेस पोस्ट में इस तरह का कोई भी आर्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सरफेस पोस्टेज रेट की बात करें, सरफेस पोस्टेज रेट क्या हो जाएंगे, सतही डाक शुल्क या दर जो रहेगी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ आर्टिकल इन लेटर पोस्ट सेम फॉर ऑल डेस्टिनेशंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरफेस पोस्टेज रेट, सतह डाक दर जो रहती है किसी भी पर्टिकुलर क्लास के आर्टिकल के लिए, वो सभी गंतव्यों के लिए क्या रहेगी, समान रहेगी। अब मान लीजिए ये भारत है, ये मान लीजिए एक ऑस्ट्रेलिया, एक मान लीजिए दूसरा जापान है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये जापान आ गया। अब मान लीजिए आप सरफेस के माध्यम से कोई भी डाक लेख भेजना चाहते हैं, मान लीजिए सर अब लेटर पोस्ट में आपके स्मॉल पैकेट को मानते हैं कि आपने भेजना है, भारत से आपने ऑस्ट्रेलिया को भेजा, भारत से आपने जापान को भेजा। डिस्टेंस हो सकता है दोनों का अलग हो, ठीक है, हो सकता है क्या, दोनों का अलग डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप इसको सरफेस के माध्यम से भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, सरफेस के माध्यम से भेज रहे हैं आप जापान को, तो जो सरफेस पोस्टेज रेट रहेगी दोनों के लिए बराबर रहेगी। यानी कि जो इनके लिए सतह डाक दर होगी वो क्या रहेगी, समान। अगर इसके भेजने के लिए 5 रुपए लगे ऑस्ट्रेलिया को, तो यहां से जापान को भेजने के लिए भी 5 रुपए लगेंगे। तो सरफेस पोस्टेज रेट सभी गंतव्यों के लिए, क्या किसी भी पर्टिकुलर क्लास के आर्टिकल, ये नहीं है कि आपने लेटर पोस्ट में एक लेटर भेजा एक देश के लिए, दूसरे देश के लिए आपने स्मॉल पैकेट भेजा, तब दोनों के लिए क्या हो जाएगा, दोनों के लिए जो सरफेस पोस्टेज रेट होगी वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। लेकिन दोनों देशों के लिए लेटर भेजें तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, फीस फॉर स्पेशल सर्विसेज लाइक रजिस्ट्रेशन, एडवाइस ऑफ डिलीवरी। ठीक है, जैसे इंग्लैंड में हम क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, वैसे फॉरेन पोस्ट में क्या होती है, एडवाइस ऑफ डिलीवरी होती है। आगे चलते हैं, इंश्योरेंस के लिए लेट फीस। अब स्पेशल सर्विसेज क्या होती हैं, एक मान लीजिए आपने नॉर्मल किसी आर्टिकल को पोस्ट करना है, तो जब उसको पोस्ट किया जाता है तो उसके ऊपर आपको क्या देने पड़ते हैं, पोस्टेज चार्जेस। तो वो हो जाएगा, एक नॉर्मल लेटर आपने भेज दिया। लेकिन कुछ आपको स्पेशल सर्विसेज भी ऑफर की जाती हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपने लेटर भेजा, उसके लिए आप पंजीकरण कर सकते हैं, उसका इंश्योरेंस आप कर सकते हैं, उसको VP COD आर्टिकल या फिर कोई भी और सर्विस का यूज़ कर सकते हैं जो आपको पोस्ट ऑफिस में दी जाती है। तो उसी के लिए यहाँ पे बोलेंगे कि विशेष सेवाएं, जैसे आपका पंजीकरण हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट या एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉरेन पोस्ट में कहें तो ये लगा के आप भेजना चाहते हैं, इंश्योरेंस करना चाहते हैं, बीमा करना चाहते हैं, लेट फीस, ठीक है, उसके ऊपर उसका भुगतान किया जाना हो, यूनिफॉर्म फॉर ऑल डेस्टिनेशंस, सभी गंतव्यों के लिए एक समान रहती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, एयर सरचार्ज एंड कंबाइंड एयरमेल चार्जेस वेरी अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन। लेकिन जो हवाई अधिभार लगाया जाएगा या फिर कंबाइंड एयरमेल चार्जेस लगाए जाएंगे, वेरी अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन, गंतव्य के अनुसार वो क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा, सरफेस पोस्टेज रेट किसी भी पर्टिकुलर क्लास के आर्टिकल्स के लिए सभी गंतव्यों के लिए क्या रहती है, समान रहती है लेटर पोस्ट में। दूसरा यहाँ पे स्पेशल सर्विसेज के लिए जो फीस ली जाती है या स्पेशल सर्विसेज के लिए जो चार्जेस रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, सभी गंतव्यों के लिए एक समान रहते हैं। लेकिन जो एयर सरचार्जेस होते हैं और कंबाइंड एयरमेल चार्जेस होते हैं वो गंतव्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। Postage charges, special charges and air surcharges may be refunded to sender if suspension of service.
अब मान लीजिए किसी देश को आपने आर्टिकल भेजा और आर्टिकल भेजने के बाद उस देश के लिए जो सेवा उसको निलंबित कर दिया जाता है, आपका आर्टिकल जो वो फॉरेन कंट्री के लिए नहीं भेजा जा सका, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, आपको पोस्टेज चार्जेस जो आपने डाक शुल्क का भुगतान किया है, स्पेशल सर्विसेज के लिए जो चार्जेस दिए हैं और साथ में जो ऐसे चार्जेस आपने दिए होंगे वो सभी आपको रिफंड किए जा सकते हैं। अगर जो सर्विस है वो क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, निलंबित उसको कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, आइटम्स कंटेनिंग अर्जेंट मेडिसिन फर्निश्ड ऑन एड्रेस साइड विद लाइट ग्रीन लेबल। तो ऐसी आइटम क्या जिनमें क्या रहती हैं, अर्जेंट मेडिसिन रहती हैं, कोई भी आवश्यक दवाई उसमें भेजी जा रही है तो उसमें पते वाली साइड क्या होना चाहिए, लाइट ग्रीन लेवल एक होना चाहिए, हल्के हरे रंग का एक लेवल होना चाहिए। और डायमेंशंस ऑफ लेवल की बात करें, ये जो लेवल रहेगा जो लगाया जाएगा लाइट ग्रीन कलर का, इसकी डायमेंशंस की बात करें 62/44 मिलीमीटर होना चाहिए और इसमें इस तरह का एक सिंबल बना होना चाहिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है सिंबल को बनाने में, सांप की तरह ये सिंबल होना चाहिए और साथ में क्या लिखा होना चाहिए, मेडिसिमेंट्स अर्जेंट, ये वर्ड भी साथ में लिखे होने चाहिए। दूसरी बात, सबसे पहले यहाँ पे क्या गई कि ये जो लेवल रहेगा इसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, लाइट ग्रीन कलर का रहेगा। अब ये जो सिंबल है ये कौन से कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का, और ये जो वर्ड्स यहाँ पे लेटर्स लिखे रहेंगे ये भी कौन से कलर में होने चाहिए, ब्लैक कलर में होने चाहिए। इसके डायमेंशंस अच्छे से याद रखना, लाइट ग्रीन कलर का लेवल ये होना चाहिए, एड्रेस साइड में होना चाहिए जब भी आप किसी भी आइटम में कोई भी आवश्यक दवाई भेजते हैं। Items in wholly transparent envelopes or envelopes having open panels or having more than one panel not admitted in foreign post। अब ऐसी आइटम जो आप कैसे एनवलप में कैसे लिफाफे में भेज रहे हैं, होली ट्रांसपेरेंट जो पूरी तरह से पारदर्शी है, यानी कि जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है कि आपने उसके अंदर क्या भेजा है, ऐसे एनवलप, या फिर जिसमें खुला पैनल हो, ठीक है, या फिर जैसे एक से ज़्यादा पैनल हो। पैनल के बारे में हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्या मान लीजिए एनवलप है। अब जब भी पैनल होता है वो कैसे रहता है, खिड़की की तरह होता है, उसमें क्या लगा होता है, हल्का सा एक लिफाफा लगा होता है और जो भी लेख रहता है उसके अंदर डाला होता है और लेख के ऊपर ही पता लिखा होता है, जो इसके माध्यम से ये जो रहेगा इस तरह से खिड़की टाइप, इसके माध्यम से देखा जा सकता है। तो कोई भी ऐसा एनवलप जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, यानी कि वो पूरा ही ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार देखा जा सकता है, या फिर ओपन पैनल है, इसके ऊपर कोई भी मान लीजिए लिफाफे का यूज़ नहीं किया है, ये सीधा क्या है, खुला है, या फिर एक से ज़्यादा पैनल है मान लीजिए, तो ऐसी कंडीशन में उस वस्तु को फॉरेन पोस्ट के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा, आप उसको नहीं भेज पाएंगे। आर्टिकल पोस्टेड ड्यूरिंग स्टे ऑफ शिप इन एन इंडियन पोर्ट शुड बेयर एन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प। अगर कोई भी लेख जहाज में, शिप में पोस्ट किया जाता है, शिप क्या होता है, समुद्री जहाज, तो वो अगर शिप जो है इंडियन पोर्ट भारतीय बंदरगाह पर खड़ी हुई है और उसके दौरान शिप में अगर कोई भी लेख को पोस्ट किया जाता है, शुड बेयर एन इंडियन पोस्टेज स्टैंप, तो उस डाक लेख के ऊपर भारतीय डाक टिकट का उपयोग किया गया होना चाहिए। जब हाई सी में, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर हाई सी में मतलब उसको समुद्र में जाके पोस्ट किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो जहाज, वो वैसल जिस भी देश से संबंधित होगा उस देश के डाक टिकट उस लेख के ऊपर होने चाहिए। लेकिन अगर जहाज जो है, समुद्री जहाज भारतीय बंदरगाह पर खड़ा हुआ है, उस दौरान आप आर्टिकल को पोस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर इंडियन पोस्टेज स्टैंप्स, भारतीय डाक टिकट होने चाहिए। ऑल मेल्स prepaid with stamps other than Indian postage stamps handed over separately with a statement of weight for or AV2 statement। अब ऐसी जितनी भी डाक रहेगी जिनका जो पूरा भुगतान है वो कैसे किया गया, भारतीय डाक टिकटों के अलावा किसी अन्य देश के डाक टिकटों के साथ किया गया है, उनको अलग से आपने सौंपना होता है। कैसे सौंपना होता है, स्टेटमेंट ऑफ वेट की स्टेटमेंट के साथ या फिर AV2 स्टेटमेंट के साथ उनको सौंपा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको फिर से समझ लीजिए कि जब भी इंडियन पोस्टेज स्टैंप्स के अलावा किसी अन्य देश के डाक टिकटों के माध्यम से किसी भी डाक को प्री पे किया जाता है, पूरा भुगतान उसका किया जाता है, तो उनको अलग से हैंड ओवर किया जाता है। और कैसे किया जाता है, या तो उनके साथ स्टेटमेंट ऑफ वेट होनी चाहिए या फिर AV2 स्टेटमेंट उनके साथ होनी चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, फीस फॉर रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल नॉट रिफंडेड इन एनी केस।
किसी भी डाक लेख को वापस बुलाने के लिए भुगतान किया गया शुल्क कभी भी रिफंड नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए आपने एक डाक लेख भेजा, अब उसको वापस बुलाना चाहते हैं, तो वापस बुलाने के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा और साथ में निर्धारित जो भी शुल्क होगा उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने शुल्क का भुगतान कर दिया, लेकिन क्या हो जाता है, आपका लेख किसी वजह से वापस नहीं बुलाया जा सका। ऐसी कंडीशन में आपको जो आपके द्वारा भुगतान की गई फीस होगी उस आर्टिकल को वापस बुलाने के लिए वो रिफंड नहीं की जाएगी, चाहे कोई सी भी कंडीशन रहे। आगे चलते हैं। इफ वेट ऑफ स्मॉल पैकेट इज मोर देन 500 ग्राम्स, वेयर हाउसिंग चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम एड्रेसी फ्रॉम 8th डे। अगर कोई भी स्मॉल पैकेट है, उसका वजन 500 ग्राम से अधिक है, तो उसके ऊपर 8वें दिन से वेयर हाउसिंग चार्जेस, ठीक है, भंडारण शुल्क जो होता है वो लिया जाएगा। तो कोई भी स्मॉल पैकेट है, अगर उसका वजन 500 ग्राम से अधिक है, तो उसके ऊपर भंडारण शुल्क जो 8वें दिन से लिया जाएगा, इससे कम है तो भंडारण शुल्क नहीं लिया जाता है। पोस्ट रेजिडेंट की बात करें, आर्टिकल केप्ट इन पोस्ट ऑफिस फॉर 1 मंथ। अगर पोस्ट रेजिडेंट है, क्योंकि इंग्लैंड में भी इसके बारे में करते हैं, तो सेम ये कंडीशन रहती है कि इसको डाकघर में ऑफिस ऑफ डिलीवरी में कितने समय के लिए रोक के रखा जाएगा। तो पोस्ट रेजिडेंट अगर फॉरेन पोस्ट की बात करें, तब भी इसके लिए जो टाइम लिमिट रहती है, इसको ऑफिस ऑफ डिलीवरी में 1 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखा जाता है। और अगर पोस्ट रेजिडेंट वीपी आर्टिकल की बात करें, ठीक है, पोस्ट रेजिडेंट आर्टिकल है, लेकिन वो कौन सा आर्टिकल है, वैल्यू पेबल मूल्यदेय लेख है, तो उसको डाक घर में 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। अनडिलीवरेबल मेल्स की बात करें, ऐसी डाक जिसका वितरण नहीं हो पाया हो, नॉर्मली रिटर्न्ड बाय सरफेस अनलेस सेंडर रिक्वेस्ट देयर रिटर्न बायर। तो जितनी भी अनडिलीवरेबल मेल होती है जिसका वितरण ना हो सके, उसको नॉर्मली सामान्य तौर पर कैसे वापस किया जाता है, सरफेस के माध्यम से, सतह के माध्यम से उनको वापस किया जाता है, जब तक कि प्रेषक उनकी वापसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता कि इनको वापस जो है हवाई मार्ग से किया जाए, तब तक उनको कैसे किया जाएगा, सरफेस के माध्यम से रिटर्न किया जाता है, वापस किया जाता है। आगे चलते हैं। सर्विस स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रीपेइंग आउटवर्ड ऑफिशियल पोस्टल मेल बट इनवर्ड फॉरेन मेल एड्रेस्ड टू गवर्नमेंट ऑफिसर कैन नॉट पेड बाई मीन्स ऑफ सर्विस स्टैम्प्स। अब जितनी भी आउटबार्ड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स रहते हैं, आउटबार्ड ऑफिशियल फॉरेन आर्टिकल्स कौन से हो जाएंगे, जो भारत से किसी विदेश के लिए भेजे जा रहे हैं, किसी भी अधिकारी के द्वारा जो सेवा डाक टिकटों का उपयोग कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है। अगर तो आउटबार्ड ऑफिशियल फॉरेन मेल है, क्या अब जावक विदेशी डाक लेख है और कैसा अधिकारी का वो डाक लेख है, तो उसके लिए अगर वो पूरा भुगतान करना चाहता है, सर्विस स्टैम्प्स का, सेवा डाक टिकटों का उपयोग वो कर सकता है। लेकिन विदेश से भारत में वितरित होने के लिए जो भी आपके इनवर्ड फॉरेन मेल आती है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिसर को अगर उसे संबोधित किया गया है, तो उसके लिए सर्विस स्टैम्प्स का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। जो भी ड्यू चार्जेस होंगे उनका भुगतान करने के लिए ध्यान रखना, जो आप भारत से भेजेंगे, ठीक है, भारत से विदेशों में वितरित होने के लिए जो भी आधिकारिक डाक लेख भेजे जाएंगे, उनके लिए प्री पेमेंट सर्विस स्टैम्प्स के माध्यम से की जा सकती है। लेकिन फॉरेन कंट्री से अगर भारत में वितरित होने के लिए कोई भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए सर्विस स्टैम्प्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। जो ड्यू चार्जेस होंगे उनके लिए आप सर्विस स्टैम्प्स का यूज नहीं कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड इंडिया शुड बी एड्रेस्ड टू इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस 56 एपीओ और फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। तो कोरेस्पोंडेंस ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो भारतीय सशस्त्र बलों के जो कर्मचारी होते हैं उनका पत्राचार जो होगा वो किसको संबोधित किया जाएगा, इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस 56 एपीओ या फिर फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे को किया जाएगा। तो भारत के बाहर अगर वो कार्यरत है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो पत्राचार उनका रहेगा उनको किसे भेजा जाएगा, इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस को संबोधित किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, 2 इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस हैं, 56 एपीओ और 99 एपीओ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप 56 एपीओ को ही ऐसे पत्राचार को भेजेंगे या फिर फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे को भेजा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो भी ऑफिशियल्स भारत के बाहर काम कर रहे हैं, सेवारत हैं, उनके लिए जो पत्राचार रहेगा उन्हें इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस 56 एपीओ या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे को संबोधित
किया जाएगा। आगे चलते हैं, शुड बी प्री पेड एट इनलैंड रेट्स। अब ये जो भी कोरेस्पोंडेंस रहेगा, क्या भारत के बाहर जो काम कर रहे हैं या सेवारत रक्षा सेवा कर्मियों के लिए भेजा जाता है, प्रीपेड एट इनलैंड रेट्स, अंतर्देशीय दरों पर इनका पूरा भुगतान किया जाएगा। ट्रीटेड एज इनलैंड आर्टिकल्स फॉर ऑल पर्पसेस, सभी उद्देश्यों के लिए इन्हें अंतर्देशीय लेखों के तरह ट्रीट किया जाएगा। नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पोस्टल चार्जेस, और इसमें डाक शुल्क के भुगतान से छूट भी नहीं है। इनके चार्जेस जो है आपको वो देने ही पड़ेंगे, चाहे इन्हें आर्मी के लिए ही क्यों ना भेजा गया हो। Latter post articles containing dutiable goods and small packets should be accompanied by custom declaration form. Latter post articles जिनमें शुल्क लगने योग्य सामान हो या फिर जो स्मॉल पैकेट होते हैं उनके साथ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र उनके साथ होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे आपके पास कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र जो है ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है आपके पास C1 जिसे कहा जाता है ग्रीन कस्टम लेवल, दूसरा है आपके पास C2 CP3 जिसे कहा जाता है डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र दो प्रकार के हो जाएंगे। C1 जिसे कहा जाता है ग्रीन कस्टम लेवल, दूसरा है C2 CP3 जिसे कहा जाता है डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इन दोनों का यूज़ कैसे किया जाता है? सबसे पहले C1 लेवल की बात करें, ग्रीन कस्टम लेवल की बात करें तो एडहेसिव लेवल होता है, चिपकने वाला एक ये लेवल होता है। अफिक्स्ड ऑन एड्रेस साइड एट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, और इसे कहाँ पे चिपकाया जाता है? एड्रेस साइड में, पते वाली साइड में, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर इसको चिपकाया जाता है, ऊपरी बाएं हाथ के कोने में इसको चिपकाया जाता है। यूज फॉर आर्टिकल्स वैल्यू लेस देन 3400 रुपीज़, और किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऐसे लेखों के लिए C1 का उपयोग किया जाता है जिनकी वैल्यू 3400 रुपये से कम हो। और वहीं पे बात करें C2 CP3 लेवल की, फॉर आर्टिकल्स वैल्यू मोर देन 3400, तो ऐसे लेखों के लिए इसका उपयोग किया जाता है जिनका मूल्य 3400 रुपये से अधिक हो। आगे चलते हैं, लेटर्स की बात करते हैं। डायमेंशंस ऑफ लेटर्स, जो पत्र भेजे जाते हैं फॉरेन पोस्ट में, उनके आयाम की बात करें। अब देखो, रोल फॉर्म में भी भेजे जा सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी भेजे जा सकते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करें, अधिकतम किसी भी लेटर के, पत्र के जो आयाम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? लेंथ प्लस विड्थ प्लस डेप्थ नोट एक्सीड 900 मिलीमीटर। तो कोई भी पत्र है उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग जो है 900 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट डायमेंशन की बात करें, जिसे लेंथ के अलावा किसी अन्य डायरेक्शन में मापा जाता है, नोट एक्सीड 600 मिलीमीटर, वो 600 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों में आपको टॉलरेंस मिल जाती है ±2 मिलीमीटर की। अब मान लीजिए इसमें मैक्सिमम क्या दे रखा है? 900 मिलीमीटर से ज़्यादा लंबाई, चौड़ाई और गहराई नहीं होनी चाहिए किसी भी लेटर की, लेकिन इसमें ±2 टॉलरेंस आपको दे रखी है, यानी कि अगर ये 902 मिलीमीटर होगी तब आपको ये पोस्ट करने का हक है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, इतना टॉलरेट कर लिया जाएगा। अगर ये क्या है आपके पास, क्या 898 मिलीमीटर है, तब भी आपको कुछ नहीं बोलना चाहेगा, लेकिन 902 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी तो फिर वो गड़बड़ है, फिर आप नहीं भेज पाएंगे। और वहीं पे रोल फॉर्म की बात करें तो लेटर को आप रोल फॉर्म में भी भेज सकते हैं। इसमें लंबाई, क्या अब रोल फॉर्म में कैसे रहेगा? इस तरह से रहेगा, आपका कोई भी लेटर भेजा जाएगा तो इसमें जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है 1040 मिलीमीटर, ठीक है, लंबाई। और इसके ब्यास का, ब्यास क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये जो रहेगा ब्यास हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 2 गुना प्लस इसकी जो लंबाई है वो 1040 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ग्रेटेस्ट डायमेंशन जो है वो 900 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें भी आपको ±2 की टॉलरेंस दी जाती है। आगे चलते हैं, मिनिमम की बात करते हैं। सरफेस मेजरिंग नोट लेस देन 90 बाई 140 मिलीमीटर, अगर आप इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में भेज रहे हैं। मिनिमम डायमेंशंस की बात करें तो इसकी जो ये वाली चीज़ है, ठीक है, विड्थ जो इसकी चौड़ाई है वो 90 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो लंबाई की बात करें 140 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कई बार 9/14 सेंटीमीटर भी दिया होता है, वो भी सही है। और रोल फॉर्म में बात करें, लंबाई प्लस व्यास का 2 गुना 22D, मतलब 2 गुना डायमीटर। नोट लेस देन 170 मिलीमीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 170 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट डायमेंशन, सबसे बड़ा जो आयाम है वो 100 मिलीमीटर से कम
नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों याद रखने हैं, मिक्स भी इनको नहीं करना है। मैक्सिमम वेट ऑफ लेटर नोट एक्सीड 2 kg, बहुत ही आसान है और बहुत बार पूछा जाता है कि कोई भी पत्र है फॉरेन पोस्ट में जब उसको भेजा जाता है, अधिकतम उसके वजन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा, 2 किलोग्राम हो जाएगा। ब्रीच ऑफ कंडीशंस रिलेटेड टू एक्सीडिंग मैक्सिमम वेट। अब मैक्सिमम वेट यहाँ पे हमने क्या 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 किया कि 2 kg हो सकता है, लेकिन अगर इसका उल्लंघन किया जाता है, आपने क्या किया 3 किलोग्राम का कोई भी लेटर भेज दिया, तो क्या किया जाएगा, परमिटेड, आपको इस चीज़ की अनुमति है। चार्जेस ऑन वेस ऑफ एक्चुअल वेट इज कलेक्टेड, तो इसमें जो आपसे शुल्क लिया जाएगा उस पत्र के एक्चुअल वेट, वास्तविक वजन के अनुसार आपसे लिया जाएगा। हेडिंग पोस्ट कार्ड शुड बी शोन ऑन फ्रंट एड्रेस साइड ऑफ पोस्ट कार्ड, तो जो भी पोस्ट कार्ड भेजे जाते हैं उसमें फ्रंट साइड कौन सी हो जाएगी, एड्रेस साइड, जहाँ पे पता लिखा जाता है। तो पते वाली साइड में ऊपर ही क्या लिखा होना चाहिए, पोस्ट कार्ड हेडिंग होना चाहिए पोस्ट कार्ड के ऊपर। बट दिस हेडिंग इज नॉट ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ पिक्चर पोस्ट कार्ड, लेकिन ये पोस्ट कार्ड जो हेडिंग है ये किसके मामले में आवश्यक नहीं है, तो जो पिक्चर पोस्ट कार्ड होते हैं उनके मामले में पोस्ट कार्ड हेडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। डायमेंशंस फॉर प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड, निजी तौर पर निर्मित जो पोस्ट कार्ड होते हैं उनके आयामों की बात करें, मैक्सिमम जो है 105 बाई 148 मिलीमीटर, 105 बाई 148 मिलीमीटर। मिनिमम की बात करें सेम एज फॉर लेटर्स, पत्रों के लिए जितना ऊपर किया 90 बाई 140, पार्सल के लिए भी इसी तरह से ये रहता है। तो डायमेंशंस फॉर प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम 105 बाई 148 मिलीमीटर, मिनिमम की बात करें 90 बाई 140 मिलीमीटर हो जाएंगे। पोस्ट कार्ड नोट फॉलोइंग कंडीशन है, मान लीजिए जो पोस्ट कार्ड है वो निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है, ट्रीटेड एज लेटर, तो उसे क्या माना जाएगा, पत्र माना जाएगा। एंड पोस्टेज टैक्स्ड अकॉर्डिंगली, और चार्जेस जो है वो उसी के अनुसार इसके ऊपर लिए जाएंगे, यानी कि जो पत्र के ऊपर लगने हैं वही फिर आपको देने पड़ेंगे। इफ पोस्टेज स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन बैक ऑफ ए पोस्ट कार्ड, अगर आप जो डाक टिकट है वो कहाँ पे चिपका देते हैं, पोस्ट कार्ड के पीछे वाली साइड चिपका देते हैं, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अनपेड, तो इसको क्या माना जाएगा, अनपेड माना जाएगा, अवैतनिक माना जाएगा। अवैतनिक मतलब जिसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं दिए हैं उसकी तरह से माना जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अगर डाक टिकट जो है वो पीछे वाली साइड चिपकाए जाते हैं तो इसको क्या मानना जाएगा, पोस्ट कार्ड ही माना जाएगा, लेकिन कैसा माना जाएगा, अनपेड पोस्ट कार्ड माना जाएगा। प्रिंटेड पेपर इन फॉरेन पोस्ट कोरेस्पोंड टू बुक पैकेट सर्विस इन इनलैंड पोस्ट, तो फॉरेन पोस्ट में, विदेशी डाक में जो मुद्रित पेपर सेवा है वो अंतर्देशीय डाक में किसके कोरेस्पोंड है, किसके समकक्ष, जिसे आप कह सकते हैं किसके समकक्ष है, बुक पैकेट सर्विस के समकक्ष है, यानी कि दोनों, एक फॉरेन पोस्ट में एक इनलैंड पोस्ट में, दोनों के आपस में भाई हैं। देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ प्रिंटेड पेपर्स। अब देखो इनलैंड पोस्ट में बुक पैकेट की 4 श्रेणियां होती हैं, पीरियोडिकल वाली, ठीक है, जो जैसे भी है बुक और सैंपल पैटर्न पैकेट जो भी है 4 श्रेणियां होती हैं, ठीक है। लेकिन फॉरेन पोस्ट में जो आपकी प्रिंटेड पेपर होते हैं उनकी केवल 2 ही श्रेणियां, और 2 श्रेणियां वो कौन कौन सी हैं, एक है आपके पास ऑर्डिनरी प्रिंटेड पेपर्स, दूसरे आते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो पंजीकृत समाचार पत्र होते हैं कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे, ये प्रिंटेड पेपर की श्रेणी में आ जाएंगे। और प्रिंटेड पेपर जो है ये किस श्रेणी में आते हैं, लेटर पोस्ट श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि 2 ही श्रेणियां हैं फॉरेन पोस्ट में, लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट। प्रिंटेड पेपर जो है लेटर पोस्ट में आ जाएंगे, और आपके ऑर्डिनरी प्रिंटेड पेपर और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर 2 तरह के प्रिंटेड पेपर्स होते हैं। प्रिंटेड पेपर वेयर इंडिकेशन प्रिंटेड पेपर्स और इम्प्राइम्स ऑन एड्रेस साइड। अब ये जो प्रिंटेड पेपर होते हैं उनके ऊपर इंडिकेशन होनी चाहिए, क्या इंडिकेशन होनी चाहिए, प्रिंटेड पेपर या फिर इम्प्राइम, ये पते वाली साइड में लिखा होना चाहिए। आगे चलते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स पोस्टेड अंडर कैश पेमेंट स्कीम, द फॉलोइंग एंट्रीज इन बोल्ड टाइप ऑन अ रैपर और बिलो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो आपके ऐसे पंजीकृत समाचार पत्र जिन्हें कैश पेमेंट स्कीम के तहत पोस्ट किया जाता है उनके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाता है उस रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे कौन कौन सी प्रविष्टियाँ होनी चाहिए, एक तो लाइसेंस नंबर लिखा होना चाहिए, दूसरा लाइसेंस्ड टू पोस्ट अंडर कैश पेमेंट सिस्टम, कैश पेमेंट सिस्टम के अंडर पोस्ट करने के लिए लाइसेंस जो है वो लिखा होना चाहिए, इस तरह से लिखा होना चाहिए कि लाइसेंस्ड टू पोस्ट अंडर कैश पेमेंट सिस्टम। और साथ में और कौन से वर्ड लिखे होने चाहिए, पोस्टेज पेड और पोर्ट पे, ये वाले वर्ड्स लिखे होने चाहिए। एनक्लोज्ड बाई थिक बॉर्डर 20 मिलीमीटर बाई 15 मिलीमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे होने चाहिए, इस तरह से एक
क्या रेक्टेंगल टाइप का एक रहेगा बॉक्स, और इसमें लिखे होने चाहिए पोस्टेज पेड या फिर पोर्ट पे, ये वाले वर्ड्स लिखे होने चाहिए। और इसकी जो डायमेंशंस की बात करें 20 मिलीमीटर बाई 15 मिलीमीटर आ जाएंगी, और इसका जो एरिया वो 300 स्क्वायर मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये भी साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, प्रिंटेड पेपर और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड नॉट एक्सीड 2 kg। प्रिंटेड पेपर या फिर जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं वो कितना उनका वजन मैक्सिमम हो सकता है, 2 kg हो सकता है। अब प्रिंटेड पेपर कंटेनिंग ओनली बुक्स एंड पैम्पलेट्स, ऐसे आपके प्रिंटेड पेपर जिनमें केवल बुक्स या फिर पैम्पलेट्स हों, किताबें या पत्रिकाएं हों, मे बी सेंट अप टू 5 kg, उन्हें 5 किलोग्राम वजन तक भेजा जा सकता है। तो प्रिंटेड पेपर या फिर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नॉर्मल अगर बात करें 2 kg मैक्सिमम इनका वेट हो सकता है, लेकिन अगर प्रिंटेड पेपर में केवल किताबें या पत्रिकाएं होंगी, ऐसी कंडीशन में इनको 5 किलोग्राम तक भेजा जा सकता है। आगे चलते हैं, बल्क बैग सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ बल्क बैग अवेलेबल फॉर डिस्पैच और रिसिप्ट ऑफ स्पेशल बैग्स ऑफ प्रिंटेड पेपर्स। मुद्रित पेपरों के विशेष थैलों की प्राप्ति या प्रेषण के लिए बल्क बैग सिस्टम जो है उपलब्ध है टू और फ्रॉम एड्रेसेस और सेंडर्स इन फॉरेन कंट्रीज। तो यहाँ से फॉरेन कंट्री के लिए आप भेज सकते हैं, फॉरेन कंट्री से भारत के लिए इनको भेजा जा सकता है। तो किसके लिए रहता है, मुद्रित पेपरों के विशेष थैलों की प्राप्ति या प्रेषण के लिए बल्क बैग सिस्टम जो उपलब्ध है। वेट ऑफ बल्क बैग नॉट लेस देन 5 kg। बल्क बैग जो रहते हैं, थोक थैला, इसका वजन जो है 5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, और नॉट मोर देन 30 kg, और 30 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि मिनिमम जो है 5 kg आ जाएगा, मैक्सिमम की बात करें 30 kg हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर बल्क बैग फैसिलिटी मेड टू हेड ऑफ सर्कल। तो थोक थैला पढ़ना सुविधा का लाभ कोई भी उठाना चाहता है तो इसके लिए जो आवेदन है वो किसे करना पड़ेगा, सीपीएमजी को करना पड़ेगा, हेड ऑफ सर्कल को किया जाएगा। हेड ऑफ सर्कल डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर बल्क बैग फैसिलिटी। अब यहाँ पे हेड ऑफ सर्कल क्या करता है, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब देखो बल्क बैग सिस्टम में क्या रहता है, बल्क बैग सिस्टम में अपने बल्क बैग को पोस्ट कर दिया, लेकिन पोस्टिंग के समय आप उसके चार्जेस नहीं देते हैं, चार्जेस जो है वो अगले महीने दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी एक डिसाइड किया जाता है हेड ऑफ सर्कल के द्वारा, जो प्रेषक को डिपॉजिट करना पड़ता है। क्यों डिपॉजिट करना पड़ता है, अगर जो भी चार्जेस हैं पिछले महीने की पोस्टिंग के वो भुगतान नहीं करता है तो उनको कहाँ से लिया जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट से लिया जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है बल्क बैग फैसिलिटी में, इसके लिए जो अमाउंट है कि कितनी अमाउंट डिपॉजिट की जाएगी सेंडर के द्वारा, उसका निर्धारण कौन करेगा, हेड ऑफ सर्कल सीपीएमजी के द्वारा किया जाएगा। बल्क बैग फैसिलिटी के लिए आवेदन किसको किया जाएगा, वो भी हेड ऑफ सर्कल को किया जाएगा। सेंडर ऑफ बल्क बैग विल डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट इन कैश। अब यहाँ पे जो प्रेषक रहेगा बल्क बैग का, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट रहेगी इसको कैसे डिपॉजिट करेगा, तो वो कैश में दे सकता है, इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है, डाकघर बचत बैंक में उसे जमा कर सकता है। एनएससी प्लेज्ड टू हेड ऑफ सर्कल, हेड ऑफ सर्कल को एनएससी प्लेज कर सकता है, गिरवी रख सकता है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से गारंटी प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह से जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा वो अमाउंट इस तरह से डिपॉजिट किया जाएगा। और विल बी सेंट टू सेंडर ऑफ बल्क बैग ऑन 10th ऑफ ईच सक्सीडिंग मंथ। तो पिछले महीने में जितनी भी पोस्टिंग की जाएगी बल्क बैग की, उसके लिए जो बिल होता है इनवॉइसेस के आधार पर वो बनाया जाता है, वो क्या किया जाता है, सेंडर को अगले महीने की 10 तारीख को भेज दिया जाता है। विल सेटल्ड विद इन 7 days ऑफ डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट। अब ये जो है बिल 10 तारीख को भेजा जाएगा हर महीने, तो बिल की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर इसको सेटल करना पड़ता है। अगर वो सेटल नहीं करता है तो हेड ऑफ सर्कल जो है वो कहाँ से, सिक्योरिटी डिपॉजिट से जो भी राशि बनेगी, अमाउंट बनेगी, उसको ले लेगा, और जो भी लाइसेंस होगा उसको भी कैंसिल कर देगा। आगे चलते हैं, मैक्सिमम वेट ऑफ स्मॉल पैकेट, छोटे पैकेट जो रहते हैं उनके अधिकतम वजन की बात करें कितना आ जाएगा, 2 kg आ जाएगा। कुछ 500 बोलते हैं, वो गलत है, अपडेट हो चुका है, 2 kg हो जाएगा। स्मॉल पैकेट वेयर इंडिकेशन पैकेट्स पैकेट्स और स्मॉल पैकेट। अब स्मॉल पैकेट के ऊपर या तो स्मॉल पैकेट इंडिकेशन होनी चाहिए या फिर पैकेट्स पैकेट्स, इसके स्पेलिंग याद कर लेने, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, लेकिन स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पे स्मॉल पैकेट का मतलब हो जाएगा पैकेट्स पैकेट। इन इंग्लिश और लैंग्वेज नोन इन डेस्टिनेशन कंट्री, तो ये वाले वर्ड्स आपने उसके ऊपर लिख देने हैं। कैसे लिखने हैं, इंग्लिश में लिखे जाएंगे या फिर गंतव्य देश में जो भी नॉन लैंग्वेज होगी, वहाँ के लोग जो हैं जिस भी लैंग्वेज को जानते हैं उस लैंग्वेज में लिखा जाएगा।
फॉर स्मॉल पैकेट अप टू 500 ग्राम्स नो डिलीवरी चार्जेस। 500 ग्राम तक के स्मॉल पैकेट के लिए कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। स्मॉल पैकेट एक्सीडिंग 500 ग्राम्स, कोई भी स्मॉल पैकेट है जिसका वजन 500 ग्राम से अधिक होगा, डिलीवरी फीस पेएबल बाय एड्रेसी, तो वहां पे एड्रेसी को प्राप्तकर्ता को वितरण शुल्क का भुगतान भी करना पड़ेगा। ब्लाइंड लिटरेचर और सिकोग्राम, अब यहाँ पे ब्लाइंड, अभी ऊपर हमने कर लिया कि स्मॉल पैकेट जो है पैकेट्स पैकेट सेम चीज़ है, उसी तरह से ब्लाइंड लिटरेचर और सिकोग्राम ये भी दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, इंग्लैंड में फॉरेन, जैसे ब्लाइंड लिटरेचर बोलते हैं फॉरेन पोस्ट में, इसको सिकोग्राम का नाम दिया गया है। मे कंटेन पेपर ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग लेटर्स, पीरियोडिकल्स, बुक्स इम्प्रेस्ड इन ब्रेली। तो ब्लाइंड लिटरेचर या सिकोग्राम में किसी भी तरह के लेटर हो सकते हैं, पत्रिकाएं या बुक हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, वो कौन सी भाषा में, कौन सी लिपि में छपे होने चाहिए, ब्रेल लिपि में वो छपे होने चाहिए। आगे चलते हैं, मैक्सिमम वेट ऑफ बीएलपी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जो रहते हैं उनका अधिकतम वजन जो है वो 7 किलोग्राम हो सकता है। आगे चलते हैं, फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट एयर सरचार्ज पेएबल फॉर ब्लाइंड लिटरेचर एंड एक्नॉलेजमेंट इफ ट्रांसमिटेड बाय एयर एज फॉर प्रिंटेड पेपर्स। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में क्योंकि हवाई अधिभार का भुगतान आपको करना पड़ता है, अगर सरफेस के माध्यम से भेजा जाएगा, जैसे इंग्लैंड में कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते, वैसे ही फॉरेन पोस्ट में भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए सरफेस अगर ट्रांसमिशन किया जाएगा कोई चार्जेस का भुगतान आपको नहीं करना है। लेकिन अगर इनका एयर ट्रांसमिशन किया जाता है, हवाई प्रसारण किया जाता है, तो आपको इनका हवाई अधिभार जो भी है वो देना पड़ेगा। पेएबल फॉर ब्लाइंड लिटरेचर, एक तो आपको ब्लाइंड लिटरेचर अंध साहित्य के लिए एयर सरचार्जेस देने पड़ेंगे, साथ में एक्नॉलेजमेंट अगर आपने भेजी है तो उसके लिए भी हवाई अधिभार का भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो फॉरेन पोस्ट में जब ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को हवाई मार्ग के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट साथ में अगर एक्नॉलेजमेंट लगाई है तो एक्नॉलेजमेंट के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एयर सरचार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। और कितना करना पड़ेगा, बाय एयर एज फॉर प्रिंटेड पेपर्स, क्योंकि अलग से कोई भी श्रेणी नहीं बनाई गई है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए कि हवाई अधिभार इनके ऊपर इस तरह से लिया जाएगा। तो जो प्रिंटेड पेपर्स के ऊपर लागू हवाई अधिभार होंगे वही आपके ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर भी लागू हो जाते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सरचार्जेस, अधिभार के उद्देश्य से आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, लेखों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, ऊपर देखो सभी अलग अलग है, मिक्स मत करना। ऊपर हमने क्या कि लेखों की जो श्रेणियां हैं वो कितनी है, 2 आ जाएंगी, लेकिन सरचार्जेस के उद्देश्य से भी लेखों को 2 ही श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, एक एलसी लेटर्स एंड कार्ड्स, जिसमें आपके पोस्टल मनी ऑर्डर आ जाएंगे, ट्रेड चार्ज मनी ऑर्डर आ जाएंगे, एडवाइस ऑफ डिलीवरी और पेमेंट आर इंक्लूडेड अमंग एलसी आइटम, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, एलसी आइटम्स में आ जाएंगे। दूसरी जो है श्रेणी उसको कहेंगे एओ, अदर ऑब्जेक्ट सच एज प्रिंटेड पेपर्स, न्यूज पेपर्स, स्मॉल पैकेट्स एंड ब्लाइंड लिटरेचर। तो एओ में क्या आएंगे आपके पास, प्रिंटेड पेपर, न्यूज पेपर, स्मॉल पैकेट वगैरह, या ब्लाइंड लिटरेचर। तो एलसी और एओ इस तरह से 2 श्रेणियों में इनको बांटा गया है। किस उद्देश्य के लिए, सरचार्जेस के उद्देश्य के लिए। फिर से आगे चले, फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग सरचार्जेस, तो अधिभार लगाने के उद्देश्य से और कंबाइंड चार्जेस लगाने के उद्देश्य से कंट्रीज एंड टेरिटरीज आर डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। तो जितने भी देश हैं, जितनी भी टेरिटरीज हैं, उनको 4 जोन्स में और 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। आगे चलते हैं, फॉर एरोग्राम नो कोरस्पोंडिंग कैटेगरी इन सरफेस मेल, एरोग्राम की कोई भी समकक्ष श्रेणी नहीं है सतह डाक में, ऊपर भी कर लिया। इफ एरोग्राम ट्रांसमिटेड बाई सरफेस इट विल बी ट्रीटेड एज लेटर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोरस्पोंडिंग कैटेगरी नहीं है सरफेस पोस्ट में, तो अगर आप एरोग्राम को सतह डाक के माध्यम से प्रसारित करते हैं तो इसको क्या माना जाएगा, इसको पत्र माना जाता है। आगे चलते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ एरोग्राम व्हेन फोल्डेड नॉट एक्सीड 110 बाई 220 मिलीमीटर। जब भी एरोग्राम को फोल्ड किया जाता है तो उसका अधिकतम आकार जो है 110 बाई 220 मिलीमीटर हो सकता है, और मिनिमम साइज जो है सेम एज फॉर लेटर्स 90 बाई 140 मिलीमीटर हो जाएगा। मैक्सिमम वेट ऑफ एरोग्राम नोट एक्सीड 3 ग्राम्स, तो एरोग्राम जो होते हैं उनका अधिकतम वजन जो है 3 ग्राम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, फिर से आपके पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आई, पर एवियन। पर एवियन का मतलब होता है एयर मेल, क्या ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्प्राइम हो गया, पोस्टेज पेड पोर्ट पे ही हो गया, सिकोग्राम हो गया। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, पर एवन, जिसे कहा जाता है बाई एयर मेल, यानी कि फॉरेन पोस्ट में बाई एयर मेल को क्या कहेंगे, पर एवन कहेंगे। आगे चलते हैं, और लेटर पोस्ट आइटम्स इंक्लूडिंग आइटम्स फॉर एयर ट्रांसमिशन कैन बी सेंट एज रजिस्टर्ड आइटम्स।
तो जितनी भी लेटर पोस्ट आइटम है, ठीक है, पत्र डाक में जितनी भी लेखों की श्रेणियां हैं, साथ में आपकी जिनका हवाई प्रसारण किया जाना है, उन सभी को क्या कर सकते हैं आप, उनका पंजीकरण कर सकते हैं, उनको रजिस्टर्ड आइटम के रूप में भेजा जा सकता है। अनपेड और अंडरपेड आर्टिकल्स कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अनपेड, अवैतनिक अंडरपेड जिनका पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, उनकी बुकिंग नहीं की, सॉरी, उनकी रजिस्ट्रेशन या उनका पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के लिए अभिप्रेत लेख, यानी कि जिनका पंजीकरण किया जाना है, ऐसे लेख मस्ट हैंडेड एट काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस, उन्हें डाक घर काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फॉर एडवाइस ऑफ डिलीवरी, ऊपर किया एडवाइस ऑफ डिलीवरी, जैसे इंलैंड पोस्ट में एक्नोलेजमेंट रहती है, वैसे ही फॉरेन पोस्ट में एडवाइस ऑफ डिलीवरी रहती है। इसको क्या कहा जाता है, वितरण की सूचना, यानी कि आपका लेख जो है वो वितरित हो चुका है, इस चीज़ के बारे में जो सूचना दी जाती है उसको कहते हैं एडवाइस ऑफ डिलीवरी। जैसे अब इंलैंड पोस्ट में क्या रहता है, अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल का जो वितरण है उसके बारे में आपको सूचना चाहिए, आप साथ में क्या भेज देते हैं, एक्नोलेजमेंट भेज देते हैं, फिर एक्नोलेजमेंट के ऊपर एड्रेसी के साइन लेके आपको वापस भेज दिए जाते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो लेख है वो वितरित हो गया। उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में उसको कहा जाता है एडवाइस ऑफ डिलीवरी, वितरण की सूचना। तो इसके लिए एविस डी रिसेप्शन, एक और नया वर्ड आ गया, एविस डी रिसेप्शन का क्या मतलब है, एडवाइस ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। और स्टैम्प इंप्रेशन AR मेड इन बोल्ड लेटर ऑन एड्रेस साइड नेक्स्ट टू और बिलो वर्ड रजिस्टर्ड। तो अगर किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ आप एडवाइस ऑफ डिलीवरी लगाकर भेजते हैं तो उसके ऊपर क्या निर्देश होना चाहिए, एविस डी रिसेप्शन ये निर्देश हो सकता है, या फिर उसके ऊपर एक मुहर लगाई जाएगी, कौन सी शाप के साथ लगाई जाएगी, उसके ऊपर AR वर्ड रहेंगे, और कौन सी साइड में, एड्रेस साइड में, पते वाली साइड में लगाए जाएंगे, रजिस्टर्ड वर्ड जो लिखा होगा उसके नीचे या फिर आगे ये वर्ड लिखे होने चाहिए। चार्जेस फॉर एडवाइस ऑफ डिलीवरी, और एडवाइस ऑफ डिलीवरी या वितरण की सूचना के लिए जो शुल्क लिया जाता है, रिप्रेजेंटेड ऑन आइटम विद अदर चार्जेस, तो इसको भी आइटम के ऊपर अन्य शुल्कों के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। पोस्ट ऑफिस लाइएबल ओनली फॉर लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, डाक घर जो है केवल पंजीकृत लेख के लॉस के लिए ही, ठीक है, दायित्व उसका रहता है, पोस्ट ऑफिस का लाइएबल वो रहेगा। कंपनसेशन की बात करें, मुआवजे की बात करें, फॉर लॉस और टोटल थेफ्ट और डैमेज ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल 30 SDR आपको कंपनसेशन दी जाएगी। अगर आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल है, पंजीकृत लेख है, वो क्या हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है, वो चोरी हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है, 30 SDR आपको दिए जाएंगे। उसी तरह से एम बैग की बात करें, मेल बैग की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय एम बैग की बात करें, तो उसके लॉस, टोटल थेफ्ट या डैमेज के लिए आपको जो मुआवजा दिया जाएगा वो है 150 SDR, 150 SDR। एक और नई टर्म आ गई आपके पास, फोर्स मेजर। क्या फोर्स मेजर का मतलब क्या हो जाएगा, बियॉन्ड कंट्रोल, भारत की जो भी नियंत्रण से परे होगा उसको क्या कहा जाएगा, फोर्स मेजर कहा जाएगा। बियॉन्ड कंट्रोल ये नियंत्रण से परे है। नो लाइबिलिटी फॉर लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इफ इंक्वायरी बाय सेंडर विद इन, नो इंक्वायरी बाय सेंडर विद इन 1 ईयर। तो रजिस्टर्ड आर्टिकल के, ठीक है, लॉस के लिए कोई भी लाइबिलिटी पोस्ट ऑफिस की नहीं रहेगी अगर आप 1 साल की अवधि के भीतर उस चीज़ के बारे में पूछताछ नहीं करते। आपका आर्टिकल या लॉस वो हो गया उसमें कोई, तो ऐसी कंडीशन में आपको 1 साल के भीतर इंक्वायरी या पूछताछ करनी पड़ेगी। नहीं करते हैं उस चीज़ के बाद पोस्ट ऑफिस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है। पोस्ट ऑफिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टम डिक्लेरेशन और फॉर डिसीजन ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट एंड कंपिटेंट अथॉरिटी। जो पोस्ट ऑफिस होता है वो कस्टम डिक्लेरेशन के लिए या फिर कस्टम डिपार्टमेंट के कोई भी डिसीजन या निर्णय होंगे या कंपिटेंट अथॉरिटी के जो भी डिसीजन होते हैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं रहता, क्योंकि पोस्ट ऑफिस क्या करता है, कस्टम डिक्लेरेशन के लिए, उसके फॉरवर्ड के लिए, आगे उसका ट्रांसमिशन किया जाना है, डिटेंशन किया जाना है, इन सभी चीज़ों के लिए किसी भी ले को कस्टम अथॉरिटीज़ को प्रेजेंट कर देता है, वहां पे वो सौंप के आ जाता है। अब कस्टम अथॉरिटीज क्या करता है, उनको आगे भेजता है, उनको डिटेन करता है, कोई भी डिसीजन उसके संबंध में लेगा, इस चीज के लिए डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है। इफ आफ्टर पेमेंट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी क्या हो जाएगी, क्षतिपूर्ति। अगर आपको क्षतिपूर्ति मिल जाए, कि क्षतिपूर्ति कब दी जाती है, मान लीजिए आपका आर्टिकल जो है गुम हो गया, अब गुम होने के बाद आपने उसके मुआवजे के लिए मांग की, आपको मुआवजा भी मिल गया, इंडेमनिटी आपको मिल गई। रजिस्टर्ड आर्टिकल इज फाउंड, लेकिन क्या होता है, इंडेमनिटी मिलने के बाद आपका लेख जो है वो मिल जाता है, तो क्या किया जाएगा, सेंडर और एड्रेसी हु रिसीव इंडेमनिटी विल हैव द ऑप्शन। तो यहाँ पे प्रेषक या प्राप्त करता जिसको भी वो क्षतिपूर्ति दी गई होगी उसके पास एक ऑप्शन रहती है। क्या ऑप्शन रहती है,
टू रीपे इंडेमनिटी एंड टेक डिलीवरी ऑफ आर्टिकल विद इन 3 मंथ्स। वो क्या कर सकता है, उसको जो क्षतिपूर्ति दी गई है वो वापिस कर देगा पोस्ट ऑफिस को, और अपने लेख का अगर वो वितरण लेना चाहता है तो वितरण ले सकता है। लेकिन ये जो ऑप्शन उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है 3 महीने के भीतर, यानी कि 3 महीने के भीतर वो इस सुविधा का लाभ उठा सकता है, इस ऑप्शन के बारे में सोच सकता है। नहीं तो फिर जिसे इंडेमनिटी नहीं दी गई होगी उससे दूसरे, जिसको इंडेमनिटी दी गई होगी उससे दूसरे को सेम यही ऑप्शन दी जाएगी, जितनी इंडेमनिटी दी गई है वो उसको वापस करेगा, रीपे करेगा और अपने लेख का वितरण वो ले सकता है। लेकिन उसको भी 3 महीने का समय दिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल जो है वो पोस्ट ऑफिस की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाता है। अमंग वेरियस लेटर पोस्ट कैटेगरीज ओनली लेटर्स कैन बी सेंट इंश्योर्ड इन फॉरेन पोस्ट। लेटर पोस्ट पत्र डाक की जितनी भी श्रेणियाँ हैं, चाहे उसमें आपके पास प्रिंटेड पेपर आ जाते हैं, उसमें आपके पास स्मॉल पैकेट है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, उन सभी में से केवल पत्र ही ऐसी श्रेणी है, ठीक है। लेटर पोस्ट में केवल पत्र ही ऐसी श्रेणी है जिसको आप फॉरेन पोस्ट में इंश्योर करके यानी कि बीमित करके भेज सकते हैं। इंश्योरेंस सर्विस इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल कंट्रीज। बीमा सेवा जो है वो सभी देशों के लिए उपलब्ध नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच लेटर्स कैन बी इंश्योर्ड। किस अधिकतम सीमा तक पत्रों का बीमा किया जा सकता है, वेरीज अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, गंतव्य देश के अनुसार ये अलग अलग रहता है। यानी कि सभी देशों के लिए जो इंश्योरेंस की सीमा रहेगी कि आप किस ये आर्टिकल को किस अधिकतम सीमा तक इंश्योर करके भेज सकते हैं, तो डेस्टिनेशन या गंतव्य के अनुसार अलग अलग रहता है। मैक्सिमम लिमिट फॉर इंश्योरेंस अडोप्टेड बाई इंडिया। भारत में जो फॉरेन आर्टिकल के लिए इंश्योरेंस की लिमिट है वो कितनी है, 10,000 रुपये है। इंग्लैंड के लिए अलग है, लेकिन फॉरेन पोस्ट के लिए कितनी है, 10,000 रुपये है। मैक्सिमम वेट ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल, क्योंकि हमने ऊपर किया लेटर पोस्ट की जितनी भी श्रेणियां, उनमें से केवल पत्र ही ऐसे आपके आर्टिकल्स हैं जिन्हें फॉरेन पोस्ट में इंश्योर करके भेजा जा सकता है। और इंश्योर्ड आर्टिकल यानी कि आपके इंश्योर्ड लेटर हो जाएंगे, केवल वही आप इंश्योर कर सकते हैं, तो उनका अधिकतम वजन जो है वो कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम हो जाएगा। फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल्स द वॉल्स ऑफ वुडन बॉक्स शैल हैव अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 8 मिलीमीटर। तो जो भी इंश्योर्ड आर्टिकल भेजे जाते हैं, बीमित लेख भेजे जाते हैं, उनके लिए वुडन बॉक्स का यूज़ किया जाता है। और उस वुडन बॉक्स की जो दीवारें रहेंगी उनकी जो मोटाई है कम से कम 8 मिलीमीटर की होनी चाहिए। वो लकड़ी की जो बॉल्स होंगी उनकी जो मोटाई है 8 मिलीमीटर होनी चाहिए कम से कम। रोमन लेटर्स एंड अरबिक फिगर्स शुड बी यूज्ड फॉर राइटिंग इंश्योर्ड वैल्यू। बीमित मूल्य या बीमा मूल्य जो रहेगा उसको लिखने के लिए रोमन लेटर्स या फिर अरबिक फिगर्स का यूज़ किया जाता है। इन केस ऑफ लॉस ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल और टोटल डैमेज टू इट्स कंटेंट्स, अगर आपका कोई भी बीमित लेख है उसमें कोई लॉस हो जाता है या पूरी तरह से वो उसको क्षति हो जाती है, उसके जो भी कंटेंट्स है या सामग्री भेजी है वो नष्ट हो जाती है, रिफंड ऑफ पोस्टेज चार्जेस आल्सो गिवन। तो इसमें आपको क्या किया जा सकता है, डाक शुल्क का भी आपको रिफंड किया जा सकता है, यानी कि ये डाक शुल्क का भुगतान जो आपने किया होगा वो भी आपको वापस किए जा सकते हैं। बट इंश्योरेंस फीस इज नॉट रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। लेकिन जो बीमा शुल्क होगा किसी भी कंडीशन में किसी भी स्थिति में आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो मान लीजिए आपने इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा है, उसके जो भी कंटेंट है, जो भी सामग्री भेजी थी पूरी तरह से वो नष्ट हो गई, ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिल जाता है, पोस्टेज चार्जेस का जो आपने भुगतान किया वो भी आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस फीस नहीं मिलती। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपको इंश्योरेंस फीस जो होगी उसके बदले में क्या दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन दी जाएगी, तो इसलिए इंश्योरेंस फीस जो है वो वापस नहीं की जाती। लेकिन पोस्टेज चार्जेस के लिए तो कभी मुआवजा दिया ही नहीं जाता, तो ये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। नो कंपनसेशन फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल वेयर इंक्वायरी नोट मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम पोस्टिंग डेट। तो यहाँ पे दूसरी चीज बोली गई, इंश्योर्ड आर्टिकल बीमित लेख के लिए आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा अगर आप पोस्टिंग की तारीख से 1 साल के भीतर इसके बारे में पूछताछ इंक्वायरी नहीं करते हैं। बिफोर इशू रिप्लाई कूपन, रिप्लाई कूपन जो होते हैं उनको जारी करने से पहले दे विल बी डेट स्टैम्प्ड बाई ऑफिस ऑफ इशू। तो उनके ऊपर जारी करने वाले कार्यालय की दिनांक मोहर लगनी चाहिए, यानी कि जो भी आपके रिप्लाई कूपन होते हैं उनको जारी करने से पहले ऑफिस ऑफ इशू क्या करता है, उनके ऊपर डेट स्टैम्प दिनांक मोहर लगा देता है। नो मोर देन 10 इंटरनेशनल और 30 कॉमनवेल्थ रिप्लाई कूपन्स विल बी सोल्ड टू एनी वन इंडिविजुअल एट एनी टाइम। एक बार में एक व्यक्ति को अधिकतम 10 अंतर्राष्ट्रीय और 30 कॉमनवेल्थ कूपन बेचे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा एक व्यक्ति को एक समय में
इंटरनेशनल या कॉमनवेल्थ रिप्लाई कूपन नहीं बेचे जाएंगे। तो इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स की बात करें, मैक्सिमम एक व्यक्ति को एक टाइम में 10 बेचे जा सकते हैं। वहीं पे कॉमनवेल्थ की बात करें तो 30 बेचे जा सकते हैं। इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स, अंतर्राष्ट्रीय रिप्लाई कूपन्स की बात करें, कैन बी एक्सचेंज्ड विद एनी कंट्री विच इज अ मेंबर ऑफ यूपीयू। तो इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन जो होते हैं उन्हें किसी भी देश के साथ आप आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वो देश जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विस विद मोस्ट कंट्रीज रेगुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ यूपीयू पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट। तो जो इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विस है, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल पोस्ट सेवा है, बहुत से देशों के साथ वो कैसे रेगुलेट की जाती है, किसके माध्यम से उसको नियंत्रित किया जाता है, यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट समझौते के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। कंट्रीज विद विच, ठीक है, मोस्टली देशों के साथ बोलेंगे, लेकिन कंट्रीज विद विच एक्सचेंज ऑफ पार्सल गवर्नड बाय स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके साथ पार्सल का जो आदान प्रदान है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, कैसे उसका नियंत्रण किया जाता है, बाई स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट, विशेष द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से गवर्न किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। और वो देश कौन कौन से आपके पास, बांग्लादेश है, भूटान है, कनाडा, नेपाल, यूएसए और साउथ अफ्रीका। तो इन सभी के साथ जो पार्सल है वो कैसे उनका नियंत्रण किया जाता है, स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट के माध्यम से किया जाता है। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्सल्स एड्रेस्ड टू नेपाल एंड भूटान इज कंपलसरी। नेपाल और भूटान के लिए जो पार्सल रहेंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण जो है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है, आपको करवाना पड़ेगा। पोस्टेज चार्जेस गिवन फॉर अ पार्सल cover only the outward journey of parcel till the office of destination indicated. पोस्टेज चार्जेस गिवन फॉर अ पार्सल, एक पार्सल के लिए जो आप डाक शुल्क का भुगतान करते हैं वह केवल उसकी जावक यात्रा, उसकी केवल आउटबार्ड जर्नी को ही कवर करते हैं। मान लीजिए भारत से आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक पार्सल भेजा, भारत से आपने जब पार्सल भेजा ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो भारत में जो भी उस पार्सल के लिए आपने चार्जेस दिए वो चार्जेस भारत से ऑस्ट्रेलिया तक उसके पहुंचने के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। अब पार्सल को यहाँ से रिडायरेक्ट करना है, रिटर्न करना है, उसके लिए अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं, दोबारा चार्जेस देने पड़ते हैं। आगे चलते हैं, डायमेंशंस ऑफ पार्सल की बात करते हैं। पार्सल के जो आयाम होते हैं उनकी बात करते हैं। मैक्सिमम लेंथ नॉट एक्सीड 1.05 मीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी पार्सल है उसकी लंबाई 1.05 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंथ प्लस ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन अदर देन द लेंथ शुड नॉट एक्सीड, उसके बाद लंबाई और सबसे बड़ा आयाम। लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन है, ठीक है, सबसे बड़ा जो आयाम है, ये लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में मापा गया होना चाहिए। तो इन दोनों का जो योग रहेगा 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम की बात करें, सरफेस मेजरिंग नोट लेस देन 90 बाई 140 मिलीमीटर। तो पार्सल के न्यूनतम आयाम की बात करें, सेम आपके लेटर्स की तरह 90 बाई 140। तो मिनिमम जो है मोस्टली सभी का सेम है 90 बाई 140, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, मैक्सिमम वेट ऑफ फॉरेन पार्सल, विदेशी पार्सल का अधिकतम वजन जो है वो कितना हो सकता है, 20 किलोग्राम हो सकता है। एयर पार्सल सब्जेक्ट टू अ लोअर लिमिट ऑफ वेट ऑफ 10 kg। तो हवाई पार्सल जो है वो लोअर लिमिट ऑफ वेट उनके लिए निर्धारित की गई है, ठीक है, 10 किलोग्राम है। लेकिन ताइवान की बात करें तो लिमिट जो है वो केवल 3 किलोग्राम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताइवान फॉर्मोसा के लिए जो लिमिट है वो कितनी है, 3 kg है। आगे चलते हैं, पार्सल कंटेनिंग लिविंग एनिमल्स, ऐसे पार्सल जिनमें क्या है, लिविंग एनिमल, जीवित जानवर हैं। रैपिंग ऑफ पार्सल और डिस्पैच नोट शुड बी प्रोवाइडेड विद लेबल। तो इसमें जो पार्सल के माध्यम से आप लिविंग एनिमल को भेज रहे हैं, उस पार्सल की रैपिंग यानी कि जिसके साथ आपने उसे लपेटा हुआ है उसके बाहर, या जो डिस्पैच नोट लगाया होगा उसके बाहर क्या होना चाहिए, एक लेबल होना चाहिए। और लेबल में बोल्ड लेटर्स में बड़े अक्षरों में क्या इंस्क्रिप्शन होनी चाहिए, एनिमैक्स विवेंट्स लिखा होना चाहिए। अब एक नया टर्म आपकी एनिमैक्स विवेंट्स, यानी कि उसका मतलब हो जाएगा लिविंग एनिमल्स। बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं, बहुत सारी टर्म्स आपने कर ली हैं, देखना है क्या दो जरूर ये देखने को मिलती है। एनिमैक्स विवेंट्स का क्या मतलब हो जाएगा, लिविंग एनिमल्स के इस पार्सल के अंदर जो है जीवित जानवर हैं। आगे चलते हैं, मीनिंग ऑफ नी पास नेक्सपेंडर डू नॉट रीडायरेक्ट, एक और टर्म आ गई। नी पास नेक्सपेंडर का क्या मतलब हो जाएगा, डू नॉट रीडायरेक्ट। अब देखो जब पार्सल भेजा जाता है फॉरेन पोस्ट के लिए, ऊपर हमने किया कि आपने उसके लिए जो पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करना है वो केवल उसकी आउटबार्ड जर्नी को ही कवर करेगा। यानी कि आपने भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए जो पार्सल भेजा था वो जाके ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर, डेस्टिनेशन कंट्री पहुंचने पर जो पोस्टेज चार्जेस आपने दिए थे वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
अब पार्सल को वहाँ से रीडायरेक्ट करना है, रिटर्न करना है, उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, चार्जेस देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो सेंडर रहता है पार्सल का, उसके पास एक ऑप्शन रहती है, वो क्या कर सकता है, पार्सल के निपटान के संबंध में निर्देश दे सकता है, क्योंकि उसको पता है रिडायरेक्शन के लिए या रिटर्न के लिए फिर से चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। तो सेंडर के पास पहले से एक ऑप्शन रहती है। क्या ऑप्शन रहती है, उसके बाद बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी या जो भी है वो आपने कर लेनी है। उसके पास एक ऑप्शन रहती है नी पास नेक्स्ट पेंडर, यानी कि अगर ये पार्सल वितरित नहीं हो पाता है तो आपने इसको रिडायरेक्ट नहीं करना है। ये जो इंस्ट्रक्शन रहेगी, निर्देश रहेगा, इसका क्या मतलब हो जाएगा, आपने इसको रिडायरेक्ट नहीं करना है। बाकी अवेंडेंट वाली होती है कि इसको अवेंडेंट माना जाएगा, परित्यक्त माना जाएगा या त्यागा हुआ माना जाएगा। फिर त्यागे हुए पार्सल का क्या हो जाता है, वो फॉरेन कंट्री के द्वारा या तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या उसको बेच दिया जाता है। तो कोई सी भी इंस्ट्रक्शन वो दे सकता है, उसमें से एक इंस्ट्रक्शन जो है उसको कहते हैं नी पास नेक्स्ट पेंडर, जिसका मतलब है आपने इसकी रिडायरेक्शन नहीं करनी है। अबंडेंट पार्सल्स विल बी सोल्ड और डिस्ट्रॉयड बाय डेस्टिनेशन कंट्री। अबंडेंट पार्सल जो रहते हैं, त्यागे हुए पार्सल जो रहते हैं, उन्हें डेस्टिनेशन कंट्री के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है। रीपैकिंग चार्जेस की बात करें, रीपैकिंग चार्जेस इफ पार्सल हैज टू बी रीपैक्ड बाय पोस्ट ऑफिस इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट्स दैट इट सब्जेक्ट टू रीपैकिंग चार्जेस। प्रसारण के दौरान यदि पार्सल के जो सामग्री है उसकी सुरक्षा के लिए पार्सल को दोबारा से रीपैक करना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको रीपैकिंग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। रीपैकिंग चार्जेस आर लीव्ड ओनली वंस इन द एंटायर ट्रांसमिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे प्रसारण के दौरान रीपैकिंग चार्जेस जो है किसी भी पार्सल के ऊपर केवल एक ही बार लगाए जा सकते हैं। यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा पार्सल की सुरक्षा के लिए, पार्सल की सामग्री की सुरक्षा के लिए अगर उसे दोबारा से रीपैक किया जाता है, पूरे प्रसारण में केवल एक ही बार उसके लिए चार्जेस लगाए जा सकते हैं, चाहे वो उसको 10 बार रीपैक करें, चाहे वो उसको करें 20 बार। आगे चलते हैं, एयर पार्सल मस्ट वेयर। हवाई पार्सल जो होते हैं उनके ऊपर क्या रहना चाहिए, on top left hand corner of address side अब special blue MA label with indication per heaven। तो इसमें एड्रेस साइड में टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर एक नीले रंग का, विशेष नीले रंग का हवाई डार्क लेवल होना चाहिए। उसके ऊपर क्या निर्देश होने चाहिए, परावन उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। इफ मोर देन वन रूट टू ए कंट्री, अगर किसी भी देश के लिए एक से ज़्यादा रूट है, देन आर्टिकल विल बी इंश्योर्ड अकॉर्डिंग टू रूट आल्सो। तो वहाँ पे उस लेक की जो इंश्योरेंस है वो रूट के अनुसार भी की जाएगी। मान लीजिए भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए जो पार्सल भेजने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, किस रास्ते के माध्यम से आप उस पार्सल को भेज रहे हैं, उस रास्ते के अकॉर्डिंग भी इंश्योरेंस जो है वो की जाती है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गोल्ड और करेंसी नोट्स, गोल्ड या फिर करेंसी नोट्स को आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनका आयात या निर्यात करना चाहते हैं, परमिटेड ओनली अंडर अ लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। तो इसके लिए आपको एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी। लाइसेंस जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। फॉरेन पार्सल पोस्टेड इन बीओ, अब ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी विदेशी पार्सल जो है बुक किए जा सकते हैं। कैन नॉट बी इंश्योर्ड फॉर मोर देन 600 रुपीज़। तो इनकी जो इंश्योरेंस है, बीमा है, 600 रुपीज़ से ज़्यादा के लिए नहीं किया जाएगा। वैन एन इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल रीडायरेक्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फ्रेश इंश्योरेंस फीस बिकम्स पेएबल फॉर ईच सच ट्रांसमिशन। जब एक देश से दूसरे देश के लिए किसी भी बीमित विदेशी पार्सल का पुनर्निर्देशन किया जाता है तो इसके ऐसे प्रत्येक प्रसारण के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक नया बीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। मान लीजिए भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके पता चला वो पार्सल जो है किसी और, उसका प्राप्तकर्ता किसी और देश में रहता है, तो ऐसी कंडीशन में जब ऑस्ट्रेलिया से उसको नए देश के लिए रिडायरेक्ट किया जाएगा तो फिर से इंश्योरेंस फीस जो है वो देनी पड़ेगी। एडवाइस ऑफ डिलीवरी इज नॉट फ्री इन केस ऑफ फॉरेन इंश्योर्ड पार्सल। अब इंग्लैंड में क्या रहता है, आप इंश्योर्ड आर्टिकल भेजते हैं तो एडवाइस ऑफ डिलीवरी उसमें एक्नॉलेजमेंट जो होती है उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन फॉरेन इंश्योर्ड आर्टिकल जो रहते हैं, विदेशी बीमित पार्सल जो रहते हैं, उनके लिए एडवाइस ऑफ डिलीवरी वितरण की सूचना के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है। फीस फॉर एडवाइस ऑफ डिलीवरी सेम एज फॉर रजिस्टर्ड पोस्ट आइटम, और ये जो फीस रहेगी कैसे रहेगी, रजिस्टर्ड पोस्ट आइटम के समान रहेगी। कंपनसेशन फॉर लॉस, डैमेज और लॉस ऑफ कंटेंट्स ऑफ फॉरेन पार्सल, विदेशी पार्सल के लॉस, डैमेज या उसकी सामग्री के लॉस के लिए आपको जो मुआवजा दिया जाता है 40 SDR पर पार्सल, या फिर आपको दिया जाता है 4.50 SDR पर kg के हिसाब से।
नो कंपनसेशन फॉर फॉरेन इंश्योर्ड पार्सल इफ फेल्ड टू मेक इंक्वायरी विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब आपका जो बीमित पार्सल है उसके संबंध में आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा अगर आप जो 1 साल की निर्धारित अवधि है उसके भीतर इंक्वायरी या पूछताछ करने में विफल रहते हैं। आगे चलते हैं, एक और नई टर्म आ जाती है फ्रांक डी ड्रोइड्स। फ्रांक डी ड्रोइड्स क्या हो जाएगा? फ्री ऑफ चार्ज। अब जब भी फॉरेन आर्टिकल कोई भेजा जाता है तो रास्ते में डेस्टिनेशन कंट्री में उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं जिनका भुगतान जो है प्राप्तकर्ता को करना पड़ता है। लेकिन कुछ बार ऐसा रहता है कि क्या होता है, प्राप्तकर्ता को स्लेक की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन सेंडर को आवश्यक होता है कि वो प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए। ऐसी कंडीशन में सेंडर के पास एक ऑप्शन रहती है कि वो, क्योंकि अब देखो जिसको आवश्यकता नहीं है वो स्लेक के लिए क्यों चार्जेस का भुगतान करेगा, नहीं करेगा। तो सेंडर के पास यहाँ पे ऑप्शन रहती है, वो क्या कर सकता है, पहले से ही जितने चार्जेस डेस्टिनेशन कंट्री में लगने हैं या रास्ते में लगाए जाने हैं उनका पूरा भुगतान वो कर सकता है। उसको कहते हैं फ्रांक डी ड्रोइड्स, यानी कि फ्री ऑफ चार्जेस। फ्री ऑफ चार्जेस यानी कि उस ले का वितरण फॉरेन कंट्री में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किया जाएगा, एड्रेसी को कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। सेक्शन नंबर 6 जो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का, ये पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं उसमें सभी के बारे में, ठीक है। वॉल्यूम 6, 7 जितने भी इंपॉर्टेंट क्लोज नंबर पीओ गाइड 1 के हैं, पीओ गाइड 2 के हैं, उन सभी के बारे में करवा चुके हैं। आपने नहीं देखे जरूर आप वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो भी वीडियो। सेक्शन नंबर 6 जो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का, ये किससे संबंधित है? मनी ऑर्डर से संबंधित है। फॉरेन मनी ऑर्डर सर्विस फ्रॉम इंडिया इज सस्पेंडेड एक्सेप्ट वर्मा, नेपाल एंड भूटान। वर्मा, नेपाल और भूटान को छोड़कर फॉरेन मनी ऑर्डर सर्विस जो है भारत से सभी देशों के लिए सस्पेंड कर दी गई है, निलंबित कर दी गई है। ऑर्डिनरी इनलैंड मनी ऑर्डर फॉरम की बात करें MO8 होता है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी इनलैंड मनी ऑर्डर फॉरम कौन सा होता है? MO8। और वहीं पे किसके लिए यूज किया जाता है? अगर आपने भूटान, बर्मा या नेपाल को भेजना है। वहीं पे स्पेशल मनी ऑर्डर फॉरम्स की बात करें, ये होते हैं MO7 या फिर MO9। तो स्पेशल मनी ऑर्डर फॉरम MO7 और MO9 हो जाएंगे, और ऑर्डिनरी इनलैंड मनी ऑर्डर फॉरम की बात करें MO8 हो जाएगा। रिसिप्ट विल बी इशूड टू रिमिटर फॉर अमाउंट ऑफ मनी ऑर्डर एंड कमीशन पेड बाय हिम। अब मनी ऑर्डर का जो भी प्रेषक होता है, रिमिटर होता है, जब वो मनी ऑर्डर को प्रेषित करेगा, रिमिट करेगा, तो उसको एक रिसिप्ट दी जाती है। और रिसिप्ट जो है वो किस चीज़ के लिए दी जाती है? जो भी उसने मनी ऑर्डर की राशि है और साथ में उसके ऊपर जो भी उसने कमीशन का भुगतान किया है उसके लिए उसे एक रिसिप्ट या रसीद दी जाएगी। इन केस कैंसिलेशन ऑफ फॉरेन मनी ऑर्डर, अगर विदेशी मनी ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है, वैल्यू ऑफ मनी ऑर्डर विल बी रिफंडेड बट नॉट कमीशन। तो यहाँ पे जो मनी ऑर्डर की वैल्यू रहेगी वो रिफंड की जाएगी, लेकिन कमीशन कभी भी रिफंड नहीं किया जाता है। आपने मान लीजिए 1000 रुपये के लिए एक मनी ऑर्डर भेजा था, उसके ऊपर मान लीजिए 50 रुपये आपने कमीशन का भुगतान कर दिया, टोटल कितना हो गया? 1050 हो गया। लेकिन अगर मनी ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है, कैंसिल करने के बाद रिमिटर को जो राशि दी जाएगी वो कितनी होगी? जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगी मनी ऑर्डर की वही दिया जाएगा, जो यहाँ पे उसके ऊपर कमीशन लगा होगा वो कभी भी रिफंड नहीं किया जाता है। नो सेकंड कमीशन विल बी चार्ज्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ मनी ऑर्डर एंड अल्टरिंग एड्रेस ऑफ पे। अब ये इनलैंड में भी पूछा जाता है, फॉरेन में, दोनों में सेम ही है कि आपका अगर फॉरेन मनी ऑर्डर है उसको आपने कैंसिल करना है, या मनी ऑर्डर जो है उसके पते में परिवर्तन करना है, इनके प्राप्तकर्ता के पते में परिवर्तन करना है, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी दूसरा कमीशन देने की आवश्यकता नहीं होगी। सेकंड कमीशन इक्वल टू फर्स्ट कमीशन इज रिक्वायर्ड इफ रिमिटर वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ पे मनी ऑर्डर पेड टू थर्ड पर्सन। लेकिन अगर आपको क्या करना है, रिमिटर जो है क्या वो क्या चाहता है कि जो पेई है उसके नाम में परिवर्तन करना चाहता है। पहले उसने भेजा था राम के नाम, अब वो क्या चाहता है? श्याम के नाम उसको करना है, या फिर वो चाहता है किसी तीसरे व्यक्ति को मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाए जो कि पेई नहीं है। ऐसी कंडीशन में उसको एक दूसरे कमीशन का भुगतान करना पड़ेगा। नॉर्मली जो पहले कमीशन के बराबर होता है तो उतना भुगतान करके वो ऐसा कर सकता है, लेकिन कैंसिल या फिर प्राप्तकर्ता के पते में परिवर्तन के लिए कोई भी सेकंड कमीशन की आवश्यकता नहीं होती है। इफ मनी ऑर्डर इज रिटर्न्ड बाय फॉरेन एज नॉट पेएबल, ठीक है, अगर मनी ऑर्डर जो है वो फॉरेन कंट्री के द्वारा वापस लौटाया जाता है, कैसे वापस लौटाया जाता है कि इसका जो है भुगतान नहीं किया जा सकता। वैल्यू ऑफ मनी ऑर्डर एक्चुअली पेड इन इंडियन करेंसी रिफंडेड टू रिमिटर बट नॉट कमीशन, तो ये हमने ऊपर भी कर लिया। आगे चलते हैं। मनी ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री फॉर पेमेंट इन इंडिया विल बी प्रिपेयर्ड बाई ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन कंट्री से भारत में भुगतान के लिए जो मनी ऑर्डर प्राप्त होते हैं वो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के द्वारा, ठीक है। जो आपके डाक विनिमय केंद्र होते हैं उनके द्वारा इन्हें तैयार किया जाता है। वॉइड मनी ऑर्डर कैन नॉट पेड आफ्टर 6 मंथ्स। वॉइड मनी ऑर्डर जो है 6 महीने की एक्सपायरी के बाद
वो उनका भुगतान नहीं किया जाता है। और ये 6 महीने कब से गिने जाते हैं? फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट इन इंडिया। तो भारत में जो वो प्राप्त हुए थे उस तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति के बाद मनी ऑर्डर जो है वो वॉइड मनी ऑर्डर जो वो क्या किए जाते हैं, पे नहीं किए जाते हैं। और इनकी जो अमाउंट रहती है, अमाउंट ऑफ वॉइड मनी ऑर्डर क्रेडिट एट एंड ऑफ दैट पीरियड टू फॉरेन कंट्री ऑफ इशू। तो जारी करने वाले देश के खाते में इसको जमा कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, रिडायरेक्शन ऑफ फॉरेन मनी ऑर्डर। तो विदेशी मनी ऑर्डर के रिडायरेक्शन या पुनः प्रेषण की बात करें, पेमेंट इन इंडिया, क्या ऐसा मनी ऑर्डर विदेश से भारत में वितरित होने के लिए आया था, लेकिन भारत से अगर उसकी रिडायरेक्शन करनी पड़े किसी अन्य देश के लिए, टू एनी कंट्री, फ्रेश चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन एट द रेट 1% ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे एक दोबारा से कमीशन देना पड़ेगा, और ये कमीशन कितना रहेगा? मनी ऑर्डर की जो भी अमाउंट होगी उसका 1% जो है वो काट लिया जाएगा। आगे चलते हैं, डायरेक्टर जनरल में एट एनी टाइम सस्पेंड इशू ऑफ मनी ऑर्डर बाय एनी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस और ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस। महानिदेशक डाक किसी भी समय डाक घर के द्वारा या डाक घरों के समूह के द्वारा मनी ऑर्डर जारी करने की सेवा को निलंबित कर सकता है। सेक्शन नंबर 8 की बात करें, रिलेटेड विद वीपी एंड सीओडी सर्विसेज, क्या मूल्य दे और सीओडी सर्विसेज के साथ ये संबंधित है। वीपी एंड सीओडी सर्विसेज फ्रॉम ऑल कंट्रीज टू इंडिया एक्सेप्ट वर्मा इज सस्पेंडेड। तो बर्मा को छोड़कर बाकी सभी देशों से भारत के लिए वीपी और सीओडी सेवा को निलंबित कर दिया गया है। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड वीपी आर्टिकल्स, ठीक है, आवक या जावक मूल्य दे लेखों के मामले में मस्ट बी इंश्योर्ड, वो बीमित होने चाहिए, लेकिन कब? इफ रिकवरी अमाउंट फ्रॉम एड्रेसी एक्सीड्स 100, यदि प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि 100 रुपए से अधिक हो। आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 आपका कस्टम कंट्रोल सीमा शुल्क से संबंधित है। कस्टम कंट्रोल सीमा शुल्क नियंत्रण से संबंधित है। आगे चलते हैं, कस्टम कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द कंट्री। अब कस्टम कंट्रोल जो है ये कहाँ पे एक्सरसाइज किया जाता है या कहाँ पे इसका काम किया जाता है? तो भारत में, यानी कि देश में जहाँ से लेखों की एंट्री की जाती है या एग्जिट की जाती है, वहाँ पे कस्टम कंट्रोल सीमा शुल्क नियंत्रण एक्सरसाइज किया जाता है। वेयर कस्टम कंट्रोल लीड्स टू, जहाँ पे सीमा शुल्क नियंत्रण जो है किससे संबंधित है? डिटेंशन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स, डाक लेखों के डिटेंशन से उनको रोकने से संबंधित है। ओपनिंग फॉर एग्जामिनेशन, जांच के लिए उनको खोलना। इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी या फिर सीमा शुल्क लगाना, या फिर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाई एड्रेसी और सेंडर, या फिर प्रेषक या प्राप्तकर्ता से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है प्रस्तुत किए जाने हैं। वो सारे काम जो है कहाँ पे किए जाते हैं? सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में, कुछ चुनिंदा डाकघरों में किए जाते हैं। और इन चुनिंदा डाकघरों को फॉरेन पोस्ट ऑफिस या फिर सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे कस्टम कंट्रोल किस चीज़ से संबंधित है? लेखों को रोकने से संबंधित है, उनकी जांच करने के लिए उनको खोलने से संबंधित है, ड्यूटी लगाने से, या फिर डॉक्यूमेंट्स जो एड्रेस या सेंडर के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, इन सभी से संबंधित है। कुछ एक चुनिंदा डाकघरों में ये काम किया जाता है जिन्हें फॉरेन पोस्ट ऑफिस या फिर सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। ऑफिसर्स एक्सरसाइजिंग कस्टम कंट्रोल और कैरिड आउट फंक्शंस बिलोंग टू कस्टम डिपार्टमेंट। तो जो ऑफिसर्स या अधिकारी कस्टम कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? कस्टम डिपार्टमेंट सीमा शुल्क विभाग से वो संबंधित होते हैं। डीओपी प्रेजेंट पोस्टल आर्टिकल्स फॉर एग्जामिनेशन टू कस्टम डिपार्टमेंट फॉर देयर डिटेंशन, आउटवर्ड ट्रांसमिशन, रिटर्न टू ओरिजिन और कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो डीओपी क्या करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो भी फॉरेन आर्टिकल्स होते हैं उनकी जांच करने के लिए उन्हें कस्टम डिपार्टमेंट को सौंप देता है। क्यों सौंप देता है? ताकि अगर उनकी डिटेंशन करनी है, रोकना है तो रोक लें, या फिर उनका आगे ट्रांसमिशन प्रसारण करना है तो कर दें, या फिर उनको ओरिजिन को वापस करना है तो भी कर दें, या फिर कस्टम का ड्यूटी जो है वो कलेक्ट करनी है तो वो भी कर लें। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए डीओपी जो है वो लेखों को कस्टम डिपार्टमेंट को सौंप देता है। डीओपी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीजन टेकन बाई कस्टम डिपार्टमेंट। और कस्टम विभाग के द्वारा किसी भी निर्णय के लिए डाक घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। ऊपर भी इस चीज के बारे में किया। ऑल कम्युनिकेशंस कंसर्निंग कस्टम ड्यूटी एंड अदर ट्रीटमेंट्स कैरिड आउट एट कस्टम डिपार्टमेंट। अब जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं कस्टम ड्यूटी से संबंधित या अन्य उपचार, ये सभी कहाँ पे? कस्टम डिपार्टमेंट में किए जाते हैं। शुड बी एड्रेस्ड टू कस्टम अथॉरिटीज ओनली। और इन्हें केवल कस्टम अथॉरिटीज जो भी सीमा शुल्क प्राधिकरण होते हैं उन्हें ही संबोधित किया जाना चाहिए। और कस्टम अथॉरिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टम अथॉरिटीज जो सीमा शुल्क प्राधिकरण होते हैं वो होते कौन है? तो उनका नाम है पोस्टल अप्रेजर या फिर प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर, ठीक है। तो डाक मूल्यांकक या फिर प्रधान डाक मूल्यांकक, देयर ऑफिसेज आर इन फॉरेन और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिसेज। और इनके जो कार्यालय होते हैं वो फॉरेन, विदेशी या उपविदेशी डाक घर में स्थित होते हैं। आर्टिकल्स लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसके बाद ऐसे आपके लेख जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगनी हो, ठीक है,
आर डिटेन्ड एट ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, उन्हें कहाँ पे रोका जाता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में उनको रोका जाता है। एंड सेंडर्स आर इन्फॉर्म्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज डायरेक्टली रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अब क्योंकि यहाँ पे डीओपी क्या करता है, आर्टिकल्स के ऊपर जो ड्यूटी लगनी है उसके लिए क्या करता है, वो उनको सौंप देता है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज को। तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में उन लेखों को रोक लिया जाता है, और रोकने के बाद जो कस्टम अथॉरिटीज होती हैं वो डायरेक्टली सेंडर को, प्रेषक को इस चीज़ के बारे में सूचित करती हैं कि आपने ये जो ड्यूटी है उसका भुगतान करना है, और आप भुगतान कर लीजिए, डाकघर का इसमें कोई भी रोल नहीं रहता है। आगे चलते हैं, कस्टम एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट परफॉर्म्ड इन फॉरेन और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। तो जो कस्टम एग्जामिनेशन की जाती है, सीमा शुल्क की जांच की जाती है, या उसका जो मूल्यांकन किया जाता है, ये कहाँ पे किया जाता है, विदेशी या उप विदेशी डाकघर में किया जाता है। वैन ड्यूटीज असेस्ड, तो जब भी ड्यूटी असेस की जाती है यानी कि इसका मूल्यांकन किया जाता है, असेसमेंट मीमो प्रिपेयर्ड एट फॉरेन पोस्ट ऑफिस, तो विदेशी डाकघर में असेसमेंट मीमो तैयार की जाती है। ऑल आर्टिकल्स सब्जेक्ट टू कस्टम ट्रीटमेंट विल बी गिवन न्यू सीरियल नंबर एट फॉरेन पोस्ट ऑफिस, तो सभी लेख जिनके ऊपर क्या होना है, कस्टम ट्रीटमेंट जिनके किया जाना है, या फिर सीमा शुल्क उपचार जिनके ऊपर किया जाना है, उनको फॉरेन पोस्ट ऑफिस में एक नया सीरियल नंबर दिया जाता है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड ऑल हेड पोस्ट ऑफिस आर ऑथराइज्ड टू इशू रिसिप्ट फॉर कस्टम ड्यूटी पेड। तो आपके जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस होते हैं और जितने भी प्रधान डाकघर होते हैं वो क्या करते हैं, ऑथराइज होते हैं, अधिकृत होते हैं किस चीज़ के लिए, जो भी कस्टम ड्यूटी पे की जाती है उसके लिए रसीद जारी करने के लिए इनको अधिकृत किया गया। और ये रसीद के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, एड्रेसी अप्लाई फॉर सच रिसिप्ट, तो प्राप्त करता ऐसी रसीद के लिए कब अप्लाई कर सकता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वितरण के समय, इमीडिएटली देर आफ्टर, या फिर जैसे ही वितरण होता है उसके तुरंत बाद, या फिर नोट लेटर देन 10 डेज, लेकिन 10 दिन के बाद वो इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कस्टम ड्यूटी का भुगतान किया गया हो उसकी रिसिप्ट की बात करें तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस या फिर हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनको जारी किया जा सकता है। Articles on which custom duty is in excess of 50 rupees will ordinarily delivered at window of post office। अब जितने भी आर्टिकल जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी ड्यू जो है वो 50 रुपये से अधिक है, यानी कि उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी रिकवर की जानी है वो 50 रुपये से अधिक है, विल ऑर्डिनरली डिलीवर्ड एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो नॉर्मली उनका जो वितरण है डाक घर की खिड़की पर किया जाता है। आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 10 की बात करते हैं, रिलेटेड विद प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो सेक्शन नंबर 10 जो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का किससे संबंधित है, प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शन से संबंधित है, निषिद्ध वस्तुएं जो होती हैं या फिर प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं उनसे संबंधित है। आगे चलते हैं, प्रोहिबिशंस राइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग यूपीयू आर ऑफ 3 टाइप्स। प्रोहिबिशंस राइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की वजह से उत्पन्न होने वाले, इंक्लूडिंग यूपीयू की वजह से उत्पन्न होने वाले जो प्रोहिबिशंस हैं, क्या निषेध हैं, वो 3 प्रकार के हैं। एक है नेचर ऑफ कैटेगरी ऑफ आइटम, लेखों की प्रकृति के संबंध में, जनरल नेचर इंटेंडेड टू एंश्योर सेफ्टी एंड टू प्रोटेक्ट पोस्टल स्टाफ इक्विपमेंट एंड अदर पोस्टल आर्टिकल। उसके बाद इस वजह से अगर कोई निषेध लगाया जाता है, जैसे किसी भी पोस्टल स्टाफ की सुरक्षा के लिए, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से, अन्य डाक लेखों या इक्विपमेंट्स वगैरह की सुरक्षा की दृष्टि से के लिए हैविंग ब्रॉड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से आपके पास 3 प्रोहिबिशंस रहती हैं, 3 टाइप रहती हैं। सेक्शन नंबर 11 ऑफ कस्टम एक्ट 1962, कस्टम एक्ट 1962 का जो सेक्शन नंबर 11 है, एम्पावर्स दी गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स। तो वो सरकार को कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है, एम्पावर करता है, सशक्त करता है। प्रोहिबिटेड आइटम्स इफ फाउंड इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, अगर प्रसारण के दौरान कोई भी प्रोहिबिट निषिद्ध डाक वस्तु पाई जाती है, विल बी इंटरसेप्टेड, उसे रोक लिया जाएगा, एंड सेंट टू नियरेस्ट कस्टम कलेक्टर, और उसे नज़दीकी कस्टम कलेक्टर को भेज दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 11 की बात करें, ये आपका संबंधित है इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट से। टाइम लिमिट की बात करें, कोई भी आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, कंप्लेंट करना चाहते हैं रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ लेटर एंड पार्सल मेल 1 ईयर फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ पोस्टिंग, अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं लेटर या पार्सल मेल के लेखों के संबंध में, तो पोस्टिंग की तारीख से अगले दिन से 1 साल के भीतर कर सकते हैं। वहीं पे मनी ऑर्डर, वीपी, सीओडी आर्टिकल्स के संबंध में 1 साल के भीतर, पोस्टिंग की तारीख से 1 साल के भीतर आप इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। रेगुलर क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज हमें कर सकते हैं, ठीक है। आपको
वहाँ पे PDF फाइल्स हर एक टॉपिक के लिए मिल जाती हैं, वीडियो लेक्चर्स अच्छे से मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इसी तरह से अलग से PDF फाइल्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। MTS पोस्टमैन PA किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिले और आप उनको आराम से करके आएँ, ताकि इस वीडियो को करने का आपको कुछ फ़ायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।